हेलो दोस्तों। तो आज हम अपने एक नए पाठ की शुरुआत कर रहे हैं और ये स्वतंत्र भारत में राजनीति जो हमारी 12th की किताब है उसका पहला पाठ है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे दो देश भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए, क्या इनके पीछे बनने का कारण था और कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार थे। इसको बहुत संक्षिप्त में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो नया राष्ट्र बना और इसके क्या क्या चुनौतियां थी। तो हमारे पाठ पहला है ये और इसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ठीक है, तो अब देखते हैं। सबसे पहले जब भारत आजाद हुआ तो आजादी से कुछ पहले भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 1947 से ठीक 15 अगस्त से पहले 24 मार्च को भारत में एक नए गवर्नर जनरल को भेजा गया जिनका नाम था लॉर्ड माउंट बैटन। अब लॉर्ड माउंट बैटन भारत सरकार के, या यूं कहिए कि ब्रिटिश सरकार के आखिरी गवर्नर जनरल थे भारत में, और यही भारत के भी पहले गवर्नर जनरल बने जो कि ब्रिटिशर्स थे। इनकी जिम्मेदारी दी गई कि आप डिसाइड करिए कि भारत की आज़ाद को कैसे आज़ाद करना है, भारत को किस तरीके से आज़ाद करना है, क्या उसमें शर्तें नियम होंगी। ठीक है, और शांतिपूर्ण ढंग से भारत आज़ाद हो जाए इसके लिए भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी उस समय भारत ब्रिटिश सरकार की। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट उसको कहते हैं। और इसी के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य यानी डोमिनियन अस्तित्व में आए। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि हमारी आजादी का जो एक्ट है या जो अधिनियम है जो संसद में पारित हुआ वो भारत में नहीं हुआ, वो बल्कि ब्रिटिश की संसद में पारित हुआ। ये है लॉर्ड माउंट बैटन। अब आता है ये अगले व्यक्ति हैं जिनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। इनकी एक थ्योरी थी जिसका नाम था द्विराष्ट्र सिद्धांत। अब ये द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था? दो राष्ट्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं टू नेशन थियरी। अब ये टू नेशन थियरी क्या थी, दो राष्ट्रों का क्या बात थी, भारत और पाकिस्तान अलग क्यों हुए? माना यह जाता है कि पाकिस्तान बनने के पीछे जो आदमी था, जिसका दिमाग था, जो व्यक्ति था, उनका नाम वो यही थे, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, इसीलिए इनको पाकिस्तान का, जैसे भारत में हम गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहते हैं, ऐसे ही वहां पे इन्हें भी पाकिस्तान का फादर माना जाता है। ठीक है, फादर ऑफ द नेशन पाकिस्तान का इन्हें माना जाता है। और थोड़ा इतिहास में देखें कि ये कैसे शुरू हुआ, तो 1940 में मुस्लिम लीग के ये अध्यक्ष हुआ करते थे। 1940 में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ, जैसे कांग्रेस के अधिवेशन होते थे ऐसे मुस्लिम लीग के हुए। उस अधिवेशन का अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ही जी थे अध्यक्ष। इन्होंने अपने भाषण में यह कहा, पहली बार कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये बात उन्होंने 1940 में कही है। 1940 से 47 तक 7 साल का टाइम था। मुसलमानों को अपना देश यानी एक अलग देश और अलग राष्ट्र होना चाहिए, मुसलमानों का एक अपना अलग देश होना चाहिए। उनका कहना था कि हिंदुओं, क्योंकि कांग्रेस एक हिंदूवादी पार्टी है, यहाँ पे ज्यादातर जो इसके अध्यक्ष हैं वो हम ज्यादातर हिंदू ही रहे हैं और मुस्लिम एक अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यकों का भारत में बहुत ज्यादा विकास होना आजादी के बाद बहुत मुश्किल है। इसीलिए अगर अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों का विकास होना है तो उसके लिए उनको एक अलग देश की मांग करनी ही पड़ेगी, एक अलग राष्ट्र की मांग करनी ही पड़ेगी। तो इसके बाद देखते हैं आगे क्या हुआ। आजाद भारत में ये हैं हमारे आजाद भारत के पहले गृह मंत्री, और इन्हें हम आज के टाइम पे लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इनका क्या योगदान रहा भारत की आजादी के बाद और आजादी के बाद की चुनौतियों को निपटने के लिए? तो क्योंकि ये गृह मंत्री थे तो इनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। वो जिम्मेदारी थी कि भारत बहुत सारे छोटे छोटे रजवाड़ों से मिलके बना हुआ एक देश था, और भारत में हम देखेंगे कि किस तरीके से सरदार पटेल ने उन सबके लिए
एक करने में जो अपने योगदान दिया उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सरदार पटेल की सोच क्या थी। सरदार पटेल भारत की संस्कृति को लेकर बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे। ठीक है, 1931 के, अब देखिए 1931 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने एक घोषणा की थी और उन्होंने कहा था कि हम अल्पसंख्यकों की मांगों को मानने के लिए तैयार हैं। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? अल्पसंख्यक वो होते हैं जिनकी संख्या आबादी के हिसाब से, जो बहुसंख्यक हैं, जो उससे कम हो, उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे कि हमारे देश में अल्पसंख्यक थे उस समय एक बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम आबादी अल्पसंख्यक थी। उसके बाद सिख, उसके बाद क्रिश्चियन, उसके अलावा बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, ठीक है, ये सब अल्पसंख्यक थे। तो उन्होंने कहा कि हम अल्पसंख्यकों की मांग को मानने के लिए तैयार हैं। वैसे मुख्यतः उनका जो इशारा था वो मुस्लिम की तरफ था, मुस्लिम समाज में, क्योंकि ऑलरेडी मुस्लिमों के लिए एक अलग पार्टी बनके तैयार हो चुकी थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग। ठीक है, तो इसमें फिर वो चाहते थे कि मुसलमान कांग्रेस के झंडे तले ही स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। अब वो इसलिए चाहते होंगे, अब इनका चाहने का मतलब ये, क्या पता मुसलमान उस समय कांग्रेस के झंडे तले खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। अब पटेल की 3 महत्वाकांक्षाएं थी, वो क्या थी? सबसे पहले पटेल चाहते थे कि भारत का जो स्वरूप है वो विभक्त ना हो। जैसे आज के टाइम पे भारत के कई टुकड़े हो चुके हैं, तो ये जो टुकड़े हैं ये नहीं, वो अखंड भारत चाहते थे। और ये अखंड भारत की जो कल्पना है, और वर्तमान में इसके लिए बहुत राजनीति इसके ऊपर हो रही है, तो वो अखंड भारत की कल्पना चाहते थे और वो अखंड भारत को ही अस्तित्व में लाना चाहते थे। दूसरा, वो चाहते थे कि एक मजबूत सिविल सेवा, ये जो सिविल सेवा है ये देश की रीढ़ होती है। ठीक है, यहीं से सारे आईएएस आईपीएस निकलते हैं। और वो चाहते थे कि देश को अगर हमें मजबूत बनाना है तो सिविल सेवा का जो तंत्र है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। तीसरा, वो चाहते थे कि भारत एक आर्थिक रूप से मजबूत और समृद्ध और प्रगतिशील देश बने। तो ये आर्थिक रूप से समझ, ठीक है, इसके लिए इन्होंने बहुत काम भी किया आगे। तो अब है विभाजन। तो देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन क्यों हुआ। एक छोटा सा कारण था। 2 सितंबर 1946 को भारत के तथाकथित प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी, ठीक है, अब इनको तथाकथित क्यों कहा गया है? क्योंकि हम अपने आप को लोकतंत्र कहते हैं। हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का सर्वप्रथम नियम यह है कि जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही सरकार में जाता है। अब पहली बार जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने उस समय 1946 का ये समय है। हम आजाद हुए 1947 में। अब 1947 में आजाद होने से पहले ही नेहरू जी एक अंतरिम सरकार बना चुके थे। ध्यान देने की बात यह है कि 1947 के बाद भी चुनाव हमारे यहाँ पहली बार जब हुआ तो वो समय था 1952 का। तो 1952 में पहली बार चुनाव हुए और चुनाव के बाद जो सरकार बनी वो एक लोकतांत्रिक सरकार थी। लेकिन इससे पहले 1952 से पहले जो भी सरकारें थी उन सब सरकारों को हम अंतरिम सरकार कहते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई चुनाव नहीं हुए थे, आधिकारिक चुनाव नहीं हुए थे। तो ये जो पहली सरकार बनी 1946 में, इसमें नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल सर बने गृह मंत्री। गृह मंत्री का काम देश के अंदर शांति व्यवस्था और विकास के कार्यों को देखना होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम थे। लेकिन देखिए 26 अक्टूबर को, जैसे ही 2 सितंबर को सरकार का गठन हुआ, अंतरिम सरकार का, तो मुस्लिम लीग भी सरकार के साथ हो गई और मुस्लिम लीग सरकार के साथ शामिल हो गई। लेकिन लीग के सदस्यों का क्या था कि
जैसे हर उनका भी डिमांड थी कि हमें भी कोई इम्पोर्टेंट पद दिया जाए। उनको जो इम्पोर्टेंट पद दिया गया वो था वित्त का, और वित्त एक बहुत इम्पोर्टेंट पद था जो भारत की एक समझिए रीढ़ की हड्डी थी, वो लीग के पास चली गई। अब जो लीग है, अब पटेल हैं गृह मंत्री, पटेल को देखनी है पूरी देश की व्यवस्था। लीग के पास चला गया वित्त विभाग। अब पटेल कोई भी काम, चाहे वो चपड़ासी हो, चाहे कोई सिविल सेवा में कोई बड़ा पद हो, किसी की भी नियुक्ति के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी वित्त विभाग से। और वित्त विभाग का काम केवल प्रगति में बाधा डालना था, क्योंकि वो उनका उद्देश्य था ही नहीं कि वो सरकार के साथ मिलके काम करें। ठीक है, इसलिए पटेल को लीग के साथ मिलके सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो गया। और फिर पटेल को ने कहा कि हमारी मान्यता यह है कि रोगग्रस्त अंग को इसलिए काट दिया जाए ताकि शेष भाग अच्छी तरह स्थिति में जीवित रहे। तो अब ये जो रोगग्रस्त अंग जिसको वो बात कर रहे हैं, वो लीग की जो मांग है एक अलग राष्ट्र की, जो हमने पिछली स्लाइड में भी देखा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की जब बात हुई तो उसमें एक मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की बात कही गई। तो वो जो अलग राष्ट्र की बात है उसी को बढ़ावा देते हुए यहाँ पे पटेल भी कह रहे हैं कि हमें उनसे अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि साथ में रह के हम काम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह भारत की विभाजन की जो नींव है वो मजबूत होती गई। अब देखते हैं हम एक और जो मुख्य कारण है कि जब देसी रियासतें भारत में आई आई क्या भारत में थी पहले से ही, तो भारत जो है ब्रिटिश काल से ही, जब भारत ब्रिटिश भारत हुआ करता था, तो सिर्फ ब्रिटिश भारत नहीं हुआ करता था, इसके अलावा भारत में देसी रियासतें भी थी जिनकी आबादी लगभग 9 करोड़ थी। 9 करोड़ 30 लाख आबादी हुआ करती थी, तो ये एक बहुत बड़ी आबादी थी। और भारत की लगभग आधे पर मतलब 40% भारत भूमि पर जो था वो देसी रियासतों का कब्जा था। अब ये देसी रियासतें थी क्या? देखो, भारत में कुल 562 देसी रियासतें थी, यानी ये किसी न किसी राजा के द्वारा इन रियासतों पे कब्जा था। ठीक है, अब ब्रिटिश सरकार के साथ इन रियासतों का जो वो था संबंध था, वो ऐसा कह सकते हैं कि एक सार्वभौमिक सत्ता यानी पैरामाउंटेसी शब्द अंग्रेजी में है, इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका मतलब होता है कि आंतरिक मामलों में तो रियासतों के शासकों को काफी सीमा तक स्वशासन का अधिकार है। आंतरिक मामले मतलब आपकी पुलिस कैसी होगी, आप जनता के ऊपर क्या टैक्स लगाएंगे, आप किस तरीके से अपना प्रशासन देखेंगे, और जनता को क्या क्या आप करवाएंगे। ठीक है, इसमें आंतरिक मामलों में ये सब चीजें आती हैं। लेकिन ब्रिटिश सरकार कहाँ आएगी? बाहरी मामलों में। ये जो बाहरी मामले हैं यहाँ पे ब्रिटिश सरकार होगी। अब बाहरी मामले कैसे होते हैं? जैसे कि कोई रजवाड़े अपनी फौज नहीं रख सकते, उनकी जो रक्षा है बाहरी हमलों से, ये ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा उत्तराधिकारी के संबंध में, यानी अगर किसी राजा का कोई पुत्र नहीं है और बिना पुत्र के ही वो मर जाता है, तो उसका उत्तराधिकार जो उस राजा का वो किसके पास जाएगा, कौन उसका उत्तराधिकारी होगा, इसका निपटारा भी ब्रिटिश सरकार करेगी। इसके अलावा अगर राज्य के अंदर बहुत ज्यादा कुशासन है, राजा बहुत ज्यादा निरंकुश है, जनता बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत कुछ भी कारण हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में भी ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। इसके अलावा आंतरिक गड़बड़ी की स्थिति में भी हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो ये था देसी रियासतें। ठीक है, तो भारत में इनका विलय करना इसलिए जरूरी था क्योंकि भारत बना ही आधी से ज्यादा, लगभग आधी आबादी भारत की या आधी भूमि पर देसी रियासतें ही थी। अब देखते हैं हम कि विलय को जरूरी क्यों समझा गया।
हुआ ये कि हमने देखा 562 रियासतें थी और उसके अलावा ब्रिटिश भारत भी था। तो दो तरीके के हमारे पास था, एक तरफ रियासतें और एक तरफ हमारे पास था ब्रिटिश भारत। जब 15 अगस्त को यह स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने दोनों को आजाद कर दिया। इस आजादी में 562 रियासतें भी आजाद हुई और हमारा ब्रिटिश भारत भी। और इसके साथ ये छूट दी गई, देखो ये बहुत जरूरी है समझना, कि छूट दी गई कि चाहे तो वह अपने शासकों को व्यक्तिगत शासन के अधीन रहे अथवा भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाए। तो कहने का मतलब ये है, अब देखो क्या हुआ, एक रियासत थी हैदराबाद, एक थी त्रावणकोर। इनके शासकों ने शीघ्र ही स्वतंत्र रूप से बने रहने के अपने इरादे को व्यक्त कर दिया। यानी कि ना तो हम भारत के साथ जाएंगे ना हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, हम इन दोनों के साथ ही नहीं जाएंगे और अपना एक स्वतंत्र देश या राज्य बनाएंगे। तो ये एक समस्या थी विलय के लिए। इसके अलावा जो ये अधिकांश राजा थे, है ना, इनके जो शासक थे ये क्या थे, निरंकुश थे। और खतरा था कि भारतीय संघ का एक बड़े हिस्से में प्रतिनिधि संस्थाएं कभी भी विकसित नहीं होती, ठीक है, होंगी। क्योंकि ऐसा माना गया है कि जहां राजों रजवाड़ों का राज ही चलेगा वहां पे लोकतंत्र नहीं आएगा। देश की जनता ने ब्रिटिश सरकार के अधीन इसलिए आजादी पाई थी ताकि पूरे देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हो सके। इसमें वो देसी रजवाड़े भी शामिल थे, उनकी जनता भी शामिल थी, जिन्होंने हमारे जितने भी मूवमेंट चले, जितने आंदोलन चले, जितने भी जान गंवाई लोगों ने, जितना भी प्रयास किया, उन सब में वो लोग भी शामिल थे। सिर्फ ब्रिटिश भारत के लोग ही शामिल नहीं थे। तो वो लोगों के यहाँ कभी भी लोकतांत्रिक जो सरकार है वो कभी भी नहीं बनती, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। और चौथी थी कि अराजकता और गड़बड़। अब एक साथ 562 रियासतें आजाद हो जाती, सब अपने अपने आप को राजा घोषित कर देते या अलग देश घोषित कर देते, या फिर एक भारत में अराजकता का माहौल हो जाता। जनता को लगता कि हम आजाद हो गए, लेकिन शासकों को था कि अब हमारी आजादी चली गई। उनकी आजादी थी कि जनता गुलाम ही की गुलाम रहे ताकि उनके अधीन ही रहे। तो ये जो अराजकता का माहौल होता पूरे देश में, वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो इसलिए इसे अराजकता से बचने के लिए विलय को बहुत जरूरी समझा गया। विलय पत्र, तो एक नंबर का क्वेश्चन कई बार इसी में से आ जाता है कि जो जिस पत्र को या जिस दस्तावेज पर दस्तखत करके 562 रियासतें जो थी वो भारत में शामिल हुई थी, उस दस्तावेज का नाम क्या है। तो अंग्रेजी में या हिंदी में उसे, अंग्रेजी में उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कहते हैं, यानी विलय पत्र, ठीक है। अब इस विलय पत्र पर क्या क्या शर्तें थी कि वो सब मान गए। तो पहला था कि राज्यों को आश्वासन दिया गया कि उनकी स्वायत्तता को कोई खतरा नहीं होगा, यानी कि वही जो ब्रिटिश काल में था। ब्रिटिश काल में भी राज्यों को यह आश्वासन था कि उनकी स्वायत्तता को कोई खतरा नहीं होगा, वही इसमें भी रहा। दूसरा ये रहा कि केवल जो विदेशी, सेम वही चीज रखी गई कि जो आपके रियासतों के जो रक्षा होगा यानी विदेशी मामलों में होगा, या फिर तीसरा संचार, ये तीन, ठीक है। ये तीन चीजें थी, पहली थी रक्षा, दूसरा है विदेशी मामले, तीसरा है संचार। यह तीनों सरकार को सौंप देंगे, अन्य मामलों में स्वायत्तता बनी रहेगी। ये जरूरी है समझना। और इसके बाद 15 अगस्त 1947
से पहले ही जूनागढ़, ठीक है, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये 3 थे। इनको छोड़कर बाकी सभी रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी हो गए। तो अब इम्पोर्टेंट है कि इन तीनों का विलय किस तरीके से हुआ। इसके साथ ही इनसे पहले भी जो 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले भी हम अगले आगे देखेंगे कि कैसे कुछ राज्य थे जहां दिक्कतें आई, और इन राज्यों में जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर में किस तरीके से बाद में विलय संभव हो पाया।